तो हेलो फ्रेंड, चलिए जो हमारा रिवीजन सीरीज चल रही है उसको, तो ये हमारा यूनिट 6 चल रही है जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है। अब सेकंड पार्ट में हम इंडियाज़ के जो मेजर पावर हैं उनके साथ क्या रिलेशन है उनको समझेंगे। पहला है इंडिया चाइना रिलेशन, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो 1949 में भारत और चाइना ने डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश किया था। इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंस गेन करता है और चाइना को 1947 में स्वतंत्रता 1949 में स्वतंत्रता मिलती। भारत 1947 में, चाइना 1949 में। और भारत पहला ऐसा नॉन कम्युनिस्ट नेशन था जिसने कम्युनिस्ट पीआरसी को गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया था वर्ल्ड लेवल पर। 1950 में चाइना तिब्बत को इन्वेड कर देता है, उस पर कब्जा कर लेता है। इंडिया 1950 में जो चाइना की सुजरेंटी है उसका अधिकार तिब्बत पर स्वीकार कर लेता है और भारत उसको तिब्बत रीजन ऑफ चाइना के नाम से पुकारता है कि ये चाइना का तिब्बत रीजन है। अक्टूबर 1950 में चाइना के जो सैनिक थे वो चीनो तिब्बत बॉर्डर को क्रॉस करते हैं और लहासा की तरफ बढ़ते हैं। 1954 में पंचशील एग्रीमेंट होता है। तो जो भारत के प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे और चाइना के प्रीमियर झुएन लाई ने 5 प्रिंसिपल पर सिग्नेचर किया था, जिसके माध्यम से पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात को माना गया था। और ये जो काइंड ऑफ प्रिंसिपल जहाँ पर साइन किया गया था कोलंबो पे साइन किया गया था और इसे पंचशील एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, जो कि 1954 में हुआ था। तो 5 प्रिंसिपल कौन कौन से थे पंचशील के? तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेंटी, तो चाइना और इंडिया दोनों देशों की टेरिटरी और सॉवरेंटी की म्यूचुअली रिस्पेक्ट करेंगे। नॉन एग्रेशन मतलब दोनों देश एक दूसरे के ऊपर एग्रेशन नहीं करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के इंटरनल अफेयर में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। दोनों दोस्त इक्वालिटी से आपस में डील करेंगे, ना कोई देश छोटा होगा ना कोई देश बड़ा होगा, और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व रहेगा। 1955 में बांडुंग कॉन्फ्रेंस होती है। तो इसमें जो चाइना के प्रीमियर थे झुएन लाई और भारत के प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने इसको जो अटेंड किया था। किसको? जो एफ्रो एशियन बांडुंग कॉन्फ्रेंस थी, जो कि 18 से 24 अप्रैल 1955 में हुई थी। तो इसको जो एफ्रो एशियन बांडुंग कॉन्फ्रेंस थी, चाइना के प्रीमियर झुएन लाई और भारत के प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने अटेंड किया था। इसमें टोटल 29 देशों ने बांडुंग कॉन्फ्रेंस में, जो कि नैम के झंडे तले हुई थी, को में पार्टिसिपेट किया था। 1959 में भारत लाई लामा को असाइलम दे देता है, उनको शरण दे देता है। तो और इससे क्या होता है कि जो इंडिया और चाइना के रिलेशन है, इंडिया चाइना रिलेशन, वो काइंड ऑफ वो होने लगते हैं, मतलब गिरने लगते हैं। 1959 में चाइना ने मैकमोहन लाइन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सितंबर 1959 में जब रिलेशन चाइना और है ना, आफ्टर डाउनफॉल इन रिलेशंस चाइना रिफ्यूजेड टू एक्सेप्ट मैकमोहन लाइन बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो जब 1959 में भारत और चाइना के बीच रिलेशंस में डाउनफॉल हुआ, उसके बाद चाइना ने जो मैकमोहन लाइन है, जो कि भारत और चाइना के बीच वेस्टर्न सेक्टर में एक लाइन है, उसको मानने से इनकार कर दिया। चाइना ने ये मतलब काइंड ऑफ आर्गूमेंट दिया कि भारत जो 1842 में जो पीस ट्रीटी हुई थी ब्रिटिश इंडिया और इंग्लैंड के मध्य हुई थी, इसमें जो है तो चाइना इसका पार्टी नहीं है और इसलिए वो मैकमोहन लाइन को
सपोर्ट नहीं करेगा या उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको स्वीकार नहीं करेगा। 1961 में नेहरू ने फॉरवर्ड पॉलिसी को अपनाया। तो 1961 में फॉरवर्ड पॉलिसी को नेहरू द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके तहत जो मतलब लक्ष्य था कि न्यू आउटपोस्ट्स इंडियन आर्मी द्वारा इस्टेब्लिश किया जाए नॉर्थ ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल टू रिक्लेम टेरिटरी दैट हैड बीन ऑक्यूपाइड बाय चाइना। तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थी उसके नॉर्थ में, माने उससे आगे बढ़ के न्यू आउटपोस्ट क्रिएट किए जाए भारतीय आर्मी द्वारा, जिसके माध्यम से उद्देश्य था कि जो चाइना ने जो टेरिटरी ऑक्यूपाई कर ली है भारत की, उसको फिर से रिक्लेम किया जाए। 1962 में साइनो इंडिया बॉर्डर वार हो जाता है। तो इसमें चाइनीज़ ट्रूप्स ने एक ऑफेंसिव अटैक लॉन्च किया भारतीय पोजीशन में, जो कि एक्साई चीन में थी वेस्टर्न सेक्टर में, और तवांग और बलांग जो कि ईस्टर्न सेक्टर में है वहाँ। तो दोनों जगह भारतीय सेना या कि भारतीय पोजीशन पर चाइनीज़ ट्रूप द्वारा हमला किया गया। कॉन्फ्लिक्ट कैसे एंड होता है? जब चाइना ने मतलब एक तरफा सीज फायर घोषित कर दिया और उसने अनाउंस किया कि जो उसके ट्रूप्स हैं वो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके 20 किलोमीटर अंदर चले जाएंगे। इस वार में भारत ने, तो इस वार के कारण भारत को बहुत ज़्यादा लॉस झेलना पड़ा। 1964 में चाइना न्यूक्लियर टेस्ट करता है। तो इसका जो न्यूक्लियर टेस्ट का नाम क्या था? प्रोजेक्ट 596, प्रोजेक्ट 596। ये फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन टेस्ट था जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा कंडक्ट किया गया था, और इसे 16 अक्टूबर 1964 को लोप नूर टेस्ट साइट पर इसे कंडक्ट किया गया था। 1976 में भारत और चाइना के बीच रिलेशंस फिर से इस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैं उन्होंने एम्बेसडर लेवल का, जो एम्बेसडर होते हैं एक दूसरे के, उस लेवल का, राजदूत लेवल का रिलेशन भारत और चाइना के बीच 1976 में स्टार्ट किया। 1979 में जो उस समय के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, विदेश मंत्री थे वाजपेयी जी, वो चाइना विजिट करते हैं। तो एक हाई लेवल पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट चाइना के साथ फिर से रिवाइव होते हैं। तो एक हाई लेवल पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट चाइना के साथ रिवाइव किए जाते हैं जब नेक्स्ट गवर्नमेंट बनी थी जनता गवर्नमेंट। तो 1979 में जो उस समय के फॉरेन मिनिस्टर थे एपीजी जो वाजपेयी जी थे, उन्होंने जो है तो एक ऑफिशियल विजिट किया था चाइना का, और इसके माध्यम से भारत और चाइना के बीच में जो काइंड ऑफ एक बर्फ जम गई थी रिलेशन में, उसको तोड़ने का प्रयास किया जाता है। 1986 में जो शम दोरोंग चू वैली है वहाँ पर स्टैंड ऑफ होता है। तो 1986 में एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ होता है चाइनीज़ आर्मी जो पीएलए है और इंडियन आर्मी के बीच सुम दोरोंग चू वैली के अंतर्गत, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक रीजन है। सेम ईयर है ना, उसी साल इंडियन पार्लियामेंट हैड आल्सो डिसाइडेड टू ग्रांट फुल स्टेटहुड टू अरुणाचल प्रदेश, और इसी साल जो भारतीय पार्लियामेंट है उसने ये अरुणाचल प्रदेश को जो है तो पूरी तरह से फुल स्टेटहुड ग्रांट करने का निर्णय लिया था। 1988 में राजीव गांधी चाइना की विजिट करते हैं। तो एक हिस्टोरिक मोमेंट था जब प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी चाइना की विजिट पर जाते हैं, और वो ऐसा करने वाले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जो 34 साल में पहली बार चाइना की विजिट करते हैं प्राइम मिनिस्टर नेहरू के बाद। तो जो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की विजिट थी, वो जो बायलैटरल रिलेशन है इंडिया और चाइना के बीच, उसको इम्प्रूवमेंट की बिगिनिंग कही जाती है। मतलब वहाँ से जो इंडिया चाइना के रिलेशन है फिर से इम्प्रूव होना शुरू हो गए थे। 1998 में भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। तो भारत ने 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किए थे 11 से 13 मई के बीच में पोखरण में, जो कि राजस्थान डेजर्ट में है।
और इस टेस्ट के बाद चाइना ने है ना इंडिया को क्रिटिसाइज किया था, और इस प्रकार इंडिया अपने आप को न्यूक्लियर वेपन स्टेट घोषित कर लेता है। 2002 में जो चाइना के प्रीमियर थे झू रुनजी विजिट करते हैं भारत। तो इसमें की पॉइंट क्या थे, तो इसमें चाइना के जो प्रीमियर थे झू रोंगजी, वो भारत की स्टेट विजिट पर आते हैं 2002 में। 2003 में वाजपेयी जी चाइना की विजिट करते हैं 2003 में, और इस प्रकार भारत और चाइना के बीच इन स्टेट विजिट्स के माध्यम से जो बायलैटरल रिलेशन है उन पे इम्प्रूवमेंट होती है। 2003 में क्या होता है कि सिक्किम को चाइना एक है ना फाइनली भारत की सॉवरेंटी सिक्किम पर चाइना स्वीकार कर लेता है। तो इंडियन सॉवरेंटी ओवर सिक्किम फाइनली रिकॉग्नाइज्ड बाय चाइना 2003 में। और इस साल जो है तो जो इन दो देशों के बीच, भारत और चाइना के बीच रिलेशन बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ इम्प्रूव हुए थे। 2006 में नाथुला पास को रीओपन किया जाता है। 6 जुलाई 2006 को इंडिया और चाइना नाथुला पास को 44 साल के बाद फिर से रीओपन करने का फैसला लेते हैं। ये जो नाथुला पास है ये इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रूट है जो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो सिक्किम है उसको चाइना के तिब्बत से कनेक्ट करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य। 2007 में भारत क्वाड को ज्वाइन कर लेता है। तो इंडिया ने क्वाड को मई 2007 में ज्वाइन किया था, और ये काइंड ऑफ चाइना ने इसको क्रिटिसाइज किया था, और जो न्यू ग्रुप बन रहा था क्वाड उसको चाइना एक संदेह भरी निगाह से देखता है। 2009 में इंडिया ब्रिक्स को ज्वाइन करता है। तो इंडिया ने ब्रिक्स को, और फर्स्ट समिट जो उसकी हुई थी यकातेनबर्ग रसिया में 2009 में, वहीं पर ज्वाइन किया था। 2017 में ढोकलाम क्राइसिस होता है। तो ये मिलिट्री स्टैंड ऑफ था इंडिया और चाइना के बाद, जो कि 73 दिनों तक चला था। इसमें क्या था कि जो चाइनीज़ ट्रूप्स थे वो एक रोड बनाना चाहते थे भारतीय एरिया में, और इंडियन ट्रूप्स इन 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 एड ऑफ देयर भूटानीज काउंटर पार्ट ऑब्जेक्टेड इट एंड रिजल्टिंग इन द स्टैंड ऑफ। तो जो भूटान का टेरिटरी थी वहाँ पर एक रोड कंस्ट्रक्ट करना चाहते थे चाइनीज़ ट्रूप, और जब उन्होंने ऐसा करना चाहा तो भारतीय सेना ने, जो भूटान की सेना है उसकी मदद करने के लिए सामने आई, और इसके माध्यम से 73 दिनों तक जो स्टैंड ऑफ वो चला। 2018 में वुहान समिट होता है। तो ये फर्स्ट इनफॉर्मल समिट था प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग के बीच, जिसके माध्यम से इंडिया और चाइना रिलेशन को फिर से बिल्ड करने की बात की गई थी, जो कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी पर, संवेदनशीलता पर आधारित था। 2019 को मामलापुरम समिट होती है। तो ये सेकंड इनफॉर्मल समिट थी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग के बीच होती है, लेकिन 2020 में गलवान क्लैश होता है। तो ये अप्रैल और मई के बीच में ये घटना हुई थी 2020 में, जहाँ पर चाइना की साइड ने जो बहुत सारे अटेम्प्ट किए, इसके माध्यम से जो LAC पर स्टेटस को है उसको एक तरफा तरीके से उसको वायलेट कर दिया जाए, उसको ना चेंज कर दिया जाए। ये इंसिडेंट कोंगका ला या गोगरा नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग सो लेक में हुआ था। चाइना और इंडिया और चाइना एक वायलेंट फेस ऑफ में 15 जून 2020 को गलवान वैली के निकट एक वायलेंट फेस ऑफ में इंगेज हुए, जिसमें भारत के लगभग 20 सोल्जर शहीद हो गए थे, और ऐसा कहा जाता है कि 40 सोल्जर चाइना के मारे गए थे, जिन्हें चाइना ने आज तक एक्सेप्ट नहीं किया है। वो मतलब चाइना कहता है कि हमारे 2-4 सैनिक ही मारे गए थे। 2022 में तवांग स्टैंड ऑफ होता है। तो 9 दिसंबर 2022 को लगभग 200 चाइनीज़ सोल्जर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको पार करके अंदर आना चाहते हैं, और इसका भारतीय ट्रूप्स ने विरोध किया,
और ये तवांग सेक्टर में एंटर करना चाह रहे थे। ये यांगसे एरिया है तवांग सेक्टर में, वहाँ पर चाइनीज़ ट्रूप एंटर करना चाह रहे थे। इसको भारतीय सेना ने बहुत ही बहादुरी के साथ इनको काइंड ऑफ रोक दिया। इंडिया यूएस को देखते हैं तो 1949 में प्राइम मिनिस्टर नेहरू यूएसए की विजिट करते हैं। नेहरू जो यूएस के उस समय के प्रेसिडेंट थे हैरी ट्रूमैन, उनसे टॉक करते हैं और एक मल्टी वीक टूर था, है ना, इसमें कई सप्ताह का टूर था जो कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने यूएसए का किया था 1949 में। और दिस ट्रिप प्रेसीड्स इंडियाज फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ टेकिंग एन इंडिपेंडेंट स्टैंड इन कोल्ड वार। तो ये जो ट्रिप है वो भारत ने जो इंडिपेंडेंट स्टैंड लेने का काइंड ऑफ डिक्लेरेशन डिक्लेयर किया था कि हम कोल्ड वार में जो अ, है कोल्ड वार के प्रति हम इंडिपेंडेंट स्टैंड लेंगे, नॉन अलायंस की पॉलिसी अपनाएंगे। तो ये इसके पहले की घटना हुई। 1962 में पाकिस्तान जो है तो सिएटो और सेंटो को साइन करता है और इस प्रकार वो काइंड ऑफ यूएसए के ग्रुप में चला जाता है। तो पाकिस्तान उस समय वेस्ट का एलाई था, वेस्टर्न जो पावर थी यूरोपियन यूनियन उनका एलाई था। पाकिस्तान 1954 में सिएटो साइन करता है और बगदाद पैक्ट, है ना, जिसे बाद में सेंटो के नाम से जाना गया, तो उसको भी साइन करता है कब 1955 में, किसके साथ, यूएसए के साथ। और ये जो काइंड ऑफ मिलिट्री एग्रीमेंट थे इन्होंने इंडिया और यूएसए के बीच जो गैप था उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया। 2000 है ना 1962 के जो यूएसए इंडिया चाइना का जो वार हुआ था उसमें यूएसए ने भारत को सपोर्ट किया था। इसमें जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे वो यूएसए के जो तत्कालीन प्रधान प्रेसिडेंट थे कैनेडी, उनसे हेल्प सपोर्ट की मांग करते हैं। यूएसए ने जो है तो मदद करने का आश्वासन दिया भी था, लेकिन तब तक चाइना यूनिलैटरली एक तरफा सीज फायर कर चुका था और वार ख़त्म हो गया था। 1963 में यूएस एग्रोनॉमिस्ट कोलैबोरेशन ब्रिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो यूएस के जो एग्रोनॉमिस्ट थे नॉर्मन बोरलो वो भारत की विजिट पर आते हैं 1963 में और वो इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के साथ कोलैबोरेट करते हैं। इसका परिणाम ग्रीन रेवोल्यूशन होता है जो भारत में हुआ। इसके है ना परिणाम क्या हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का, कि भारत जो है तो फूड सिक्योरिटी से काइंड ऑफ जो फूड इनसिक्योरिटी थी उससे ओवरकम करने में सफल रहा और भारत मतलब एक दशक के अंदर अंदर फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंसी को, आत्मनिर्भरता को हासिल कर लेता है। 1971 में यूएसए ने जो इंडो पाक वार हुआ था उसमें पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। तो डिस्पाइट एविडेंस ऑफ पाकिस्तान आर्मीज वायलेंस अगेंस्ट इट्स ओन सिटीजन इन ईस्ट पाकिस्तान, यूएसए साइड्स विथ पाकिस्तान इन द 1970 वार एज रिजल्ट निक्सन सीक्स गुड रिलेशन इन 1971 विथ चाइना बाया पाकिस्तान सेल्फ। तो क्लियरली है ना ये दिख रहा था कि पाकिस्तान की आर्मी वो अपने ही लोगों पर जो ईस्ट पाकिस्तान उसका एरिया है उस पर अत्याचार कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन थे उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने 1971 में जो यूएसए और चाइना के बीच जो रिलेशन इस्टेब्लिश हुए थे उसमें इस्टेब्लिश करवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। द इंटरनेशनल कंटेक्स्ट मेड यूएसए साइड विथ पाकिस्तान इन दिस वार। तो जो इंटरनेशनल कंटेक्स्ट था, इंटरनेशनल जो काइंड ऑफ सिचुएशन बन रही थी उसने है ना यूएसए को कंपेल कर दिया कि वो पाकिस्तान का साथ ले। क्यों? क्योंकि भारत तब तक 1971 तक यूएसएसआर के साथ जो है तो फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर चुका था। तो भारत और यूएसएसआर के बीच एक काइंड ऑफ अनऑफिशियल मिलिट्री पैक हो चुका था और भारत को गारंटी मिल चुकी थी कि इन केस कोई कंट्री आप पर अटैक करती है तो वी आर देयर टू प्रोटेक्ट यू। तो ये था। तो इस सिचुएशन में है ना
यूएसए को पाकिस्तान का ही साथ देना था, उसके पास कोई ऑप्शन बचा भी नहीं। 1974 में इंडिया ने पोखरण टेस्ट किया, ये फर्स्ट पोखरण टेस्ट था 1974 में। तो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण में 1974 में किया जाता है और इसे पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहा जाता है। तो शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट इसका नाम दिया गया और इसका जो कोड नेम था वो स्माइलिंग बुद्धा था। तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड नेम था और इस ऑपरेशन के चलते यूएसए ने भारत पर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए थे। 1978 में प्रेसिडेंट जिमी कार्टर इंडिया के विजिट करते हैं। तो ये 3 दिन की ऑफिशियल विजिट थी। इसमें वो भारत के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई से मिलते हैं और साथ ही साथ नीलम संजीव रेड्डी जो भारत के उस समय प्रेसिडेंट थे उनसे भी मुलाकात करते हैं। और इसी साल जो प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई थे उन्होंने यूएसए की विजिट की थी। 1982 में प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी थी वो यूएसए की विजिट करती हैं। तो इंदिरा गांधी यूएसए के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन से मुलाकात करती हैं रिश्तों को सुधारने के लिए और इस प्रकार दोनों लीडर जो है तो एग्री हुए कि हम अब कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे और जो न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड जो इशू है, डिस्प्यूट है, उसको रिजॉल्व करेंगे। तो 1984 में भोपाल गैस स्ट्रेटजी हो जाती है। तो एक टॉक्सिक गैस और केमिकल लीकेज हुआ एक अमेरिकी जो ऑन्ड यूनियन कार्बाइड प्लांट था भोपाल में, उस पर एक टॉक्सिक गैस और केमिकल लीकेज होता है जिसके माध्यम से जिसके द्वारा लगभग हजारों जो नागरिक थे, हजारों जो रेसिडेंट थे मारे गए और इसके माध्यम से जो एक काइंड ऑफ बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा जो लोकल पॉपुलेशन है। तो वो काइंड ऑफ डिसेबल भी हो गई और बहुत सारी डेथ्स भी देखी गई। इस इंसिडेंस ने यूएस और जो इंडिया है उसके रिलेशन को कुछ ईयर के लिए नुकसान पहुंचाया। 1998 में भारत सेकंड पोखरण टेस्ट करता है। तो भारत ने 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट 11 से 13 मई 1998 के बीच में पोखरण में राजस्थान में किया था और इस टेस्ट के बाद भारत ने खुद को न्यूक्लियर वेपन स्टेट घोषित कर लिया और इसके चलते यूएसए ने भारत पर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए 1998। 2000 में जो प्रेसिडेंट क्लिंटन है, बिल क्लिंटन, वो भारत की ऑफिशियल विजिट पर आते हैं, है ना। फिर वो ही बिकम द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया सिंस 1978। तो 1978 के बाद वो पहले यूएस प्रेसिडेंट बनते हैं जिन्होंने भारत की यात्रा की थी और इस विजिट ने जो भारत और यूएसए के बीच एक स्ट्रेंजमेंट था, एक अपरिचित काइंड ऑफ रिलेशन था, उसको ख़त्म कर दिया इसने। 2001 में यूएसए ने भारत के ऊपर से सैंक्शन को हटा दिया। तो जो प्रेसिडेंट डब्ल्यू जॉर्ज बुश थे वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सभी जो यूएस सैंक्शन थे, जो ऑल रिमेनिंग सैंक्शन बच रहे थे, उसको भारत से हटा दिया और इसके माध्यम से भारत और यूएसए के बीच में आगे चलकर रिलेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं। 2005 में सिविल न्यूक्लियर डील भारत और अमेरिका के बीच में होती है। तो 18 जुलाई 2005 को भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूएसए के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया और ये अनाउंस किया कि अब वो एक सिविल न्यूक्लियर डील में भारत और अमेरिका साइन कर रहे हैं। 2006 में सिविल न्यूक्लियर डील साइन होती है। 2005 में इसे ड्राफ्ट किया गया था और 2006 में से 2 मार्च 2006 को इसे जॉर्ज बुश और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह द्वारा साइन कर दिया जाता है। कहाँ? न्यू दिल्ली में। 2008 में 123 एग्रीमेंट मतलब 123 एग्रीमेंट होता है। 10 अक्टूबर 2008 को 123 एग्रीमेंट होता है
इंडिया और यूएसए के बीच में, जिसने ना बहुत सारे काइंड ऑफ ये मतलब ऑफिशियली 10 अक्टूबर 2008 को जो एग्रीमेंट 123 है 123, ये ऑपरेशनलाइज हो जाता है, मतलब लागू हो जाता है इंडिया और इंडिया और यूएसए के बीच में। 2017 में ली लिमोआ एक एग्रीमेंट साइन होता है। तो इंडिया और यूएसए ने 2017 में लिमोआ साइन करते हैं। तो लिमोआ is a facilitating agreement that establishes basic terms and conditions for logistic support and services between the armed forces of India and USA। तो ये काइंड ऑफ एक एग्रीमेंट है जिसके माध्यम से जो दो इंडिया और अमेरिका की जो आर्म फोर्सेस हैं उनके बीच में लॉजिस्टिक सपोर्ट और सर्विसेज को लेकर एग्रीमेंट होता है। तो फॉर एग्जांपल इंडिया अपने टेरिटरी को अलाउ करेगा कि अगर कोई पाकिस्तान मतलब कोई अमेरिकन शिप है या कि कोई है ना मिलिट्री शिप है, उसको फ्यूल वूल की ज़रूरत है, कुछ मेंटेनेंस वर्क है, तो वो भारत में रुक के कर सकती है। और ऐसा भारत भी यूएसए के पोर्ट में जाके कर सकता है। 2018 में कॉमकासा एग्रीमेंट होता है। तो 2018 में साइन होता है। कॉमकासा का पूरा नाम क्या है? कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। जिसने भारत और यूएसए के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर दिया। और स्पेशली जो नेवल फोर्सेस हैं, सेंट्रल कमांड है ना, जो नेवल फोर्सेस सेंट्रल कमांड है यूएसए की और इंडियन नेवी, उसके बीच जो इंटरेक्शन है उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया। 2018 में फर्स्ट 2+2 डायलॉग होता है। तो इन दिस 2+2 डायलॉग फॉर्मेट 4 important personnel meet द फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द टू नेशन। तो इस जो 2+2 डायलॉग होता है इसमें 4 महत्वपूर्ण व्यक्ति इसमें मिलते हैं। तो इसमें जो यूएसए के फॉरेन मिनिस्टर होते हैं वो आपस में मुलाकात करते हैं, और जो दो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं वो आपस में मुलाकात करते हैं। 2020 में बेका एग्रीमेंट साइन होता है। तो इसका पूरा नाम है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जो कि इंडिया और यूएसए के बीच में 26 नवंबर 2020 को साइन होता है। 26 नवंबर 2020 को बेका इंडिया और यूएसए के बीच में साइन होता है। चलिए इंडिया रशिया के बारे में देख लेते हैं। तो 1950 के दशक से लेकर प्रेजेंट तारीख तक यूएसएसआर और अब रसिया जो भारत का स्टैंड है ना, भारत को यूनाइटेड नेशन में सपोर्ट करता आ रहा है अभी तक। अब क्योंकि यूएसएसआर पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर था, यूएसएसआर ने बहुत बार इंडिया के लिए जो है तो वीटो किया है और उसके पास वीटो पावर है। तो इंडिया और अभी का रसिया जो है तो इंडियन पोजीशन को, जो कश्मीर पर इंडिया की पोजीशन, उसे बहुत बार सपोर्ट किया है और काइंड ऑफ बहुत बार वीटो को एक्सरसाइज किया है इंडिया को बचाने के लिए। 1971 में इंडिया और यूएसएसआर के बीच ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन होती है, जिसका ईयर पूछा जाता है कब हुई थी साइन। तो ये 1971 में हुई थी। दिस ट्रीटी वाज अ लैंडमार्क इवेंट इन द ओवरऑल इंडियाज फॉरेन पॉलिसी डिपार्चर इन कंटेक्स्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो चूँकि भारत अभी तक नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपना रहा था, वो किसी भी ब्लॉक से अपने आप को इंगेज करने से कतराता था। लेकिन जो 1971 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन यूएसएसआर के साथ होती है, तो ये काइंड ऑफ एक ब्रेक थ्रू था, एक लैंडमार्क इवेंट था, जहाँ से भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो थोड़ा सा यूएसएसआर की तरफ टिल्ट हो जाती है। तो भारत काइंड ऑफ एक ब्लॉक में पार्शली शामिल हो जाता है। दिस एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन द बेसिस दैट यूएसएसआर वुड गारंटी मिलिट्री सप्लाई टू इंडिया एंड एक्ट प्रीएम्प्टिवली इन केस ऑफ चाइनीज अटैक ऑन इंडिया। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ था वो इस बात को लेकर हुआ था कि यूएसएसआर भारत को मिलिट्री सप्लाई की गारंटी देगा, और इन केस चाइना भारत पर अटैक करता है तो रसिया भारत के रेस्क्यू के लिए जल्दी से जल्दी आएगा।
1991 में रसिया टेक्स डी आइडियलाइज्ड एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच। तो 1991 में रसिया, क्योंकि 1991 में ही यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, तब यहाँ से यूएसए एक प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाता है और जो उसकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी उसको वो काइंड ऑफ छोड़ भी देता है। तो जब यूएसएसआर का 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, तो रसिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस येल्त्सिन, उन्होंने प्रैग्मेटिव रिन्यूअल की बात की, मतलब अब प्रैक्टिकल डिसीजन लिए जाएंगे, अब आइडियोलॉजी पर बेस्ड डिसीजन नहीं लिए जाएंगे और जो रसिया के हित के लिए सही होगा ऐसे डिसीजन लिए जाएंगे। तो इस प्रकार वो प्रैग्मेटिक रिन्यूअल की बात करते हैं, जिसके माध्यम से वो इंडिया और पाकिस्तान से अपने रिलेशन को रीस्टार्ट करेंगे। 2000 में जो रसिया के प्रेसिडेंट थे पुतिन, वो भारत की विजिट पर आते हैं। इस प्रकार इंडिया रसिया के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट अक्टूबर 2000 में साइन करता है, जब प्रेसिडेंट पुतिन भारत की विजिट पर आए थे। 2001 में प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी रसिया की विजिट में जाते हैं। तो इस विजिट में मॉस्को डिक्लेरेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म साइन हुआ था। तो मॉस्को डिक्लेरेशन साइन हुआ था जिस पर इंटरनेशनल टेररिज्म से डील करने के लिए वेरियस मेथड सुझाए गए थे रसिया और इंडिया के बीच में। डिफेंस कॉपरेशन देख लेते हैं, तो वेरियस डिफेंस कॉपरेशन देख लेते हैं। तो इंडिया हैज़ लॉन्ग स्टैंडिंग कॉपरेशन विथ रसिया इन फील्ड ऑफ डिफेंस। तो इंडिया और रसिया के बीच में डिफेंस सेक्टर पर बहुत ही लंबे समय से कॉपरेशन होता आ रहा है। इंडिया ने रसिया से बहुत सारे वेपन सिस्टम, फॉर एग्जांपल MiG-21, सुखोई 30M के फाइटर एयरक्राफ्ट से लेकर T-72 बैटल टैंक, ये सब भारत रसिया से खरीद चुका है। इंडिया और रसिया ने एक है ना जॉइंट डिफेंस प्रोजेक्ट जिसका है ना एक इनिशिएट किया है, जिसके माध्यम से ब्रह्मोस, जो कि एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल सिस्टम है, उसको डेवलप किया जा रहा है। इस प्रकार इंडिया और रसिया की जो मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन है वो बायर सेलर का फ्रेमवर्क था, जहाँ पर इंडिया बायर था और अफ्रीका और रसिया सेलर था, से अब जॉइंट रिसर्च और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ चुका है। तो अब दोनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं और ब्रह्मोस उसका ज्वलंत उदाहरण है। 2003 से 2017 के बीच जो इंडिया और रसिया के बीच बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, उनको देख लेते हैं। तो भारत और रसिया के बीच इंदिरा एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। तो इंडिया और रसिया एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका नाम इंदिरा है, उसको हर साल होल्ड करते हैं। इसका फर्स्ट एडिशन 2003 में हुआ था और ये है ना, और जो पहली बार इसमें जो इसका एडिशन हुआ था, तो ये सिंगल सर्विस एक्सरसाइज, मतलब इसमें एक आर्मी जो है, तो फॉर एग्जांपल जो नेवी और एयरफोर्स और आर्मी होती है, तो एक ही सर्विसेज में पार्टिसिपेट कर रही थी। लेकिन 2017 में इसे अपग्रेड करके ट्राई सर्विस कर दिया गया। तो अब नेवी, आर्मी और जो एयरफोर्स है, तीनों सेनाएं आपस में काइंड ऑफ कोऑपरेट करती हैं। और लेटेस्ट एडिशन है जो 2023 में होने वाला है, वो कलिनिंग्राड में होने वाला है। 2021 में भारत रसिया से S-400 मिसाइल परचेज करता है। तो जो ब्रिक्स समिट था उसके दौरान भारत और रसिया एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसके माध्यम से भारत S-400 को परचेज करने का काइंड ऑफ निर्णय लेता है और इस डिसीजन को यूएसए के द्वारा बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। 2021 में भारत और रसिया भी 2+2 डायलॉग शुरू कर देते हैं। तो इसके पहले हमने देखा था कि भारत यूएसए के साथ 2+2 डायलॉग करता है। तो जो फर्स्ट इंडिया रसिया 2+2 डायलॉग ये न्यू दिल्ली में हुआ था 6 दिसंबर 2021 को। इसमें जो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे और जो विदेश मंत्री जयशंकर थे,
उन्होंने भारत की साइड को रिप्रेजेंट किया, जबकि जो रसियन साइड थी उसको वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर सर्जेई शोइगु और वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लवरोव ने रिप्रेजेंट किया था। अब 2022 में रसिया और यूक्रेन का वार हो गया है। तो इंडियाज़ पोजीशन ऑन रसिया यूक्रेन वार हैज़ बीन कंसिस्टेंट। तो भारत की जो पोजीशन है इंडिया और यूक्रेन वार पर वो कंसिस्टेंट रही है। क्या कंसिस्टेंट रही है? इंडिया ने हमेशा से ये कहा है कि इमीडिएट सीजेशन ऑफ वायलेंस एंड एंड टू ऑल हॉस्टिलिटीज़ इन वार। तो भारत ये चाहता है कि जल्द से जल्द वायलेंस को छोड़ दिया जाना चाहिए और वार में जितनी भी हॉस्टिलिटीज़ हो रही हैं, जितनी भी मारकाट हो रही है, उसको तुरंत ख़त्म कर देना चाहिए। डिस्पाइट इकोनॉमिक सैंक्शन अगेंस्ट रसिया फ्रॉम वेस्ट, इंडिया कंटिन्यू टू मेंटेन एंड स्टेबलाइज ट्रेड रिलेशन विथ रसिया। तो वेस्ट के द्वारा रसिया पर बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए गए हैं। इसके बावजूद भारत रसिया के साथ अपने जो इकोनॉमिक रिलेशन है, ट्रेड रिलेशन है, उनको मेंटेन और स्टेबलाइज किए हुए हैं। तो अभी भारत रसिया से चीप ऑयल परचेज कर रहा है ना, वेस्ट के बहुत सारे दबाव के बावजूद भी। तो भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, वो कहते हैं कि इंडिया इज कीपिंग ऑल द ऑप्शन ओपन इन ऑर्डर टू डाइवर्सिफाई हर एनर्जी नीड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड दिस स्टेप हैज़ बीन वेल रिसीव्ड फ्रॉम मॉस्को। तो जो भारत के विदेश मंत्री हैं जयशंकर, वो कहते हैं कि जो इंडिया अपने सभी ऑप्शन को ओपन रख रहा है, जिसके माध्यम से वह अपनी जो एनर्जी नीड्स है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहता है और डिफरेंट सोर्स से वो परचेज करना चाहता है। और ये जो स्टेप है वो मॉस्को द्वारा अप्रिसिएट किया गया है, उसको बहुत अच्छे तरीके से मॉस्को उसको लेता है। तो चलिए आज के लिए अभी तक सीरीज़ के लिए भी इतना ही रखते हैं। तो अगली सीरीज़ में मिलते हैं, जहाँ से हम इंडिया जापान रिलेशन को देखेंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, और मिलते हैं अगले लेक्चर सीरीज़ में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर